अभी आपको याद होगा अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच खेल रहे थे, टेस्ट मैच खेल रहे थे, और सबकी नजर इस पर भी थी कि इसमें अगर इंडिया जीत जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होता है टेस्ट मैचेस का, उसके फाइनल में पहुंच जाएगा। तो उधर श्रीलंका हारा और इंडिया ड्रॉ के बावजूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया, तय हो गया। लेकिन वैसे ही जैसे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है, वैसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी फाइनल तय हो गया। फर्क बस ये है कि क्रिकेट में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया होगा फाइनल में, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया से फाइनल खेलने के लिए चीन ने जोर लगा दिया है। और ये जो मैच है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फाइनल मैच है। मतलब दुनिया के जो समीकरण है ना, वो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, और इस बदलते समीकरण में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, उसका फाइनल मैच होना है जिसमें भारत और चीन आमने सामने, ये दोनों फाइनल में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उससे सबसे बड़ा खतरा चीन को दिख रहा है, और इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के खिलाफ फाइनल मैच के लिए पूरी ताकत से जुट गए। अब वो दिन गए, अमेरिका होता था फाइनल में, यूरोप होता था फाइनल में, रशिया होता था फाइनल में, वो दिन गए। अब फाइनल में इंडिया और चाइना है बॉस। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के फाइनल मैच के लिए भारत की मजबूत तैयारी को देखकर चीन बेचैन है। चीन को लग रहा है कि कहीं इस मुकाबले में उसकी तैयारी कमजोर ना पड़ जाए और इंडिया जो है फाइनल जीतकर इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर ना बन जाए और सब जो है मोदी मोदी ना करते रह जाए। इसी वजह से तीसरा टर्म मिलते ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल फिलहाल में फटाफट दो बड़ी चीजें की। क्या किया भाई? एक तो सऊदी अरब और ईरान जैसे दो दुश्मनों के बीच दोस्ती करवा दी, ये बात कही, और कहा कि देखो बॉस, कोई नहीं करवा पाया, सऊदी अरब और ईरान। मतलब एक तरीके से कहावत में जैसा कहते हैं कि सांप छछूंदर की दोस्ती करा दी भाई। ये दोस्ती होती नहीं, तो चीन कह रहा कि देखो हमने करके दिखा दी। अभी उसका सच आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए अगले हफ्ते मॉस्को जा रहे हैं। अब ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं जिनपिंग, आपको समझना चाहिए। ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ी खबर है आज की। आपको याद होगा कि पिछले महीने ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हो सकती है। असल में पिछले महीने चीन ने यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए 12 पॉइंट्स का एक शांति प्रस्ताव दिया था। अब यह बताया जा रहा है कि जिनपिंग रूस में पुतिन से मुलाकात करने के बाद ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं कि देखो ये मैंने 12 पॉइंट बना के दिए हैं, अब तुम लोग आपस में बैठ के सुलझा लो और ये युद्ध खत्म करो। चीन ये कर क्यों रहा है, आज आपको यह समझना चाहिए। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से पहली बार शी जिनपिंग चीन से निकलकर रूस जा रहे हैं, क्योंकि जब यूक्रेन युद्ध छिड़ा था तब जिनपिंग चीन के अंदर कोरोना से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन जिनपिंग को जल्दी ही समझ आ गया कि घर के युद्ध में उलझे रहे तो बाहर की दुनिया में तो सब पलट जाएगा, वहां तो इंडिया खेल अलग कर दिया है। इसलिए जिनपिंग बिना देर किए मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि जिनपिंग यूक्रेन रूस युद्ध खत्म कराने के लिए पुतिन से बात करेंगे और रूस यूक्रेन समझौते की शर्त पर बातचीत कर सकता है। दिसंबर में ही पुतिन ने शी जिनपिंग को रूस आने का न्योता दिया था, लेकिन तब चीन की तरफ से जिनपिंग के रूस जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन पिछले महीने ही जब पुतिन ने मॉस्को में चीन के टॉप डिप्लोमेट वांग यी की मेजबानी की थी, तो इससे यह संकेत मिल गए थे कि शी जिनपिंग भी जल्द रूस जाने वाले हैं। अब सोचिए कि जो शी जिनपिंग बीजिंग से बाहर निकलते ही नहीं थे पिछले कुछ वक्त से, वो अचानक मॉस्को जा रहे हैं। युद्ध चल रहा है और वो मॉस्को जाने वाले, रशिया जाने वाले। अचानक यूक्रेन युद्ध रुकवाने में उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है। यह अचानक हो रहा है क्या? नहीं बॉस, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिनपिंग परेशान है नरेंद्र मोदी को देखकर। जिनपिंग देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के मामले को दुनिया नरेंद्र मोदी से हैंडल करने के लिए हाथ जोड़ रही है, इंडिया के सामने हाथ जोड़ रही है। हाल ही में भारत के दौरे पर आई थी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। उन्होंने कह दिया था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संकट के बीच भारत इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि हम इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
पिछले महीने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एडवाइजर जेंस प्लॉटनर ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता कराने में भारत की भूमिका काफी अहम है। नरेंद्र मोदी भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि युद्ध खत्म कराने के किसी भी शांति प्रस्ताव का हिस्सा बनने के लिए वो तैयार हैं। अब जिनपिंग को क्या लग रहा है कि बॉस यहां तो हम कोरोना समझा रहे हैं, निपटा रहे हैं अपने देश में, यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया ना चला जाए इसी पे दिमाग लगा रहे हैं, यहां तो दुनिया मोदी मोदी और इंडिया इंडिया कर रही है। तो जिनपिंग का दिमाग हिल गया, उसको भाई को लग रहा है कि मोदी से पीछे छूट जाएंगे, भाई इंडिया से पीछे छूट जाएगा चाइना। और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसमें तो इंडिया टॉप पर। इसलिए पिछले महीने शांति का प्रस्ताव तैयार किया उसने और पुतिन को भिजवा दिया कि देखिए हमने लिस्ट बना ली, हम ऐसे शांति कराना चाहते हैं। अच्छा, वो उससे हुआ कुछ नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हम पुतिन से बात करने के लिए खुद मॉस्को चले जाएंगे, फिर जेलेंस्की से भी बात करेंगे। तो मतलब अब चीन को यह लग रहा है कि इससे पहले कि इंडिया बड़े भाई की उस कुर्सी पर जाकर कब्जा कर ले, बैठ जाए पूरी तरीके से, अभी तो कुर्सी के पास खड़ा ही हुआ है, उससे पहले दुनिया को दिखाओ कि बड़ा भाई चीन है, भाई हम भी कम नहीं है, हम भी फाइनल में, इंडिया अकेले फाइनल जीत के ट्रॉफी नहीं उठा चुका। लेकिन चीन के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि कोई इस पर भरोसा नहीं करता। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, कौन इस पर भरोसा करेगा। यूक्रेन के मामले में चीन ने जब शांति प्रस्ताव दिया था तो उसे दुनिया ने कोई भाव ही नहीं दिया। अमेरिका ने चीन के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे सिर्फ रूस का फायदा होगा। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि चीन के पास वो साख नहीं है। नेटो ने यहां तक कह दिया था कि हो सकता है कि युद्ध में चीन रूस को सैन्य मदद दे रहा हो। यूरोपीय यूनियन ने भी चीन के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो ये भाई अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन जब हो नहीं रहा है तो अब ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो मैंने करके दिखा दिया, इसलिए वहां जा रहा बात करने। और इसलिए चीन ने अब अपनी मार्केटिंग खुद करना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले ईरान और सऊदी अरब की डील करवाई। ईरान और सऊदी अरब दुश्मन है, कट्टर दुश्मन, और इनके बीच डील करवाना बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी कि कैसे ईरान और सऊदी अरब साथ आ गए। भाई ये दुनिया सुनकर हैरान है, लेकिन चीन इससे अपनी मार्केटिंग कर रहा है कि देखो हमने ईरान और सऊदी अरब को दुश्मनी थी, हमने वहां दोस्ती की शुरुआत करा दी है, हम रूस और यूक्रेन को भी साथ ले आएंगे और वहां पे दोस्ती करा देंगे। और देखो फिर चीन जो है, उसको आप मानो कि चीन जो है वो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 पर है। मतलब चीन संकेत दे रहा है कि अगर वो ईरान सऊदी अरब को एक साथ ला सकता है तो पुतिन और जेलेंस्की का भी एक साथ लाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। दुनिया भरोसा तो करे कि चीन ऐसा कर सकता है। क्या तुम लोग इंडिया के चक्कर में पड़ो, चीन पे भरोसा करो, ये उसका मैसेज है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच जो समझौता कराया, उसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक संबंध को कायम रखने पर सहमत हो गए। और होगा क्या कि 1 महीने के अंदर अपने अपने दूतावास एक दूसरे के देश में खोल लेंगे ये लोग। लेकिन ये सब चीन अपनी ग्लोबल मार्केटिंग के लिए कर रहा है और ये दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब कट्टर दुश्मन है और वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते बॉस। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे समझें कि ईरान और सऊदी अरब दोनों इस्लामिक तो देश तो हैं, लेकिन ईरान जो है वो शिया बहुल देश है, वहां शिया मुसलमान ज्यादा हैं, और सऊदी अरब जो है वो सुन्नी बहुल देश है, वहां सुन्नी मुसलमान ज्यादा है। ईरान और सऊदी अरब दोनों क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए दशकों से लड़ रहे हैं और दोनों के बीच पिछले 44 साल से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ईरान और सऊदी अरब पिछले 1 दशक सीरिया से लेकर यमन तक एक दूसरे से भयंकर युद्ध कर चुके हैं। भाई सीरिया में जो युद्ध हुआ उसमें ईरान और रूस एक साथ थे और जो वहां का विद्रोही गुट था उसके साथ सऊदी अरब था, वो मदद कर रहा था। जबकि यमन में जो युद्ध चला उसमें सऊदी अरब डायरेक्ट ऑपरेशन कर रहा था और विद्रोही गुटों को ईरान मदद कर रहा था। सऊदी अरब के साथ यूएई, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन जैसे गल्फ के देश हैं, तो ईरान को सीरिया का साथ है जो खुद शिया बहुल देश है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जिस तरह का टकराव है उसमें बॉस ये मुमकिन ही नहीं कि चीन के डील कराने से अब ये टकराव नहीं होगा। ठीक है, तुमने बहुत बोला, बहुत हाथ पैर जोड़े होंगे, कहा अरे देखो ना मैं करता हूं, तुम बात तो मानो, सुनो तो दोनों एक एक दूतावास खोल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि डील होने के बाद भी सऊदी अरब ये उम्मीद नहीं कर सकता कि यमन में जिन विद्रोही गुटों से सऊदी अरब को खतरा है उन्हें ईरान अब हथियार नहीं देगा। इतनी दोस्ती थोड़ी हो जाएगी।
यमन के विद्रोही गुट सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी अरामको पर ड्रोन अटैक करते रहे। सऊदी अरब के लिए यह खतरा बना हुआ है। सऊदी अरब को ईरान के न्यूक्लियर हथियार बना लेने का भी डर है। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। पिछले दशक में सऊदी किंग ने यहां तक कि अमेरिका से कह दिया था कि वो ईरान पर बमबारी करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दे। मतलब ये दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनका बस चले तो एक दूसरे का दरवाजा तोड़ दें, खिड़की तोड़ दें, एक दूसरे के घर के बाहर कचरा फेंक के चले जाएं। और चीन कह रहा है कि हमने दोस्ती करा दी, अब दोनों दिवाली साथ मनाएंगे, होली साथ मनाएंगे। अरे होली मना लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? दिवाली मना लेंगे, उसके बाद क्या? बकरीद मना लेंगे, उसके बाद क्या? तो चीन के कहने पर ईरान और सऊदी अरब एक साथ तो आ रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह भी आपको जाननी चाहिए कि ये शुरुआत के लिए दोनों क्यों थोड़ा बहुत भी तैयार हुए, तो क्यों हुए? उनका अपना कैलकुलेशन भी तो है ना, उसकी कहानी भी आपको बताता हूं। अब अगर आप सऊदी अरब के नजर से देखें, उसको क्या दिख रहा है? सऊदी अरब को यह दिखता है कि ये जो चाइना उससे कह रहा है कि यार तुम थोड़ा ईरान से बात कर लो, ये चीन क्या है? ये उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। तो आज की डेट में सऊदी अरब को यह दिख रहा है कि ये इंडिया जो है वो तो रशिया से तेल लिए जा रहा है, धपाधप। ये चीन जो है वो हमसे सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। तो चलो इसके कहने पर एक काउंसलेट खोल ही देंगे, एक दूतावास खोल ही देंगे, तो क्या चला जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है? एक तरफ चीन जो है वो तेल खरीद रहा है, दूसरा अमेरिका से सऊदी अरब के रिश्ते खराब चल रहे हैं, अभी खराब चल रहे हैं। तो उसको ये लग रहा है कि इससे अमेरिका भी थोड़ा तनाव में आएगा कि ओ ये तो चीन से सट रहे हैं, चीन के कहने पे ऐसा कर रहे हैं। तो वो थोड़ा होता है ना कि आदमी जो है थोड़ा सा डाउन होता है कि अच्छा चीन से दोस्ती कर रहा है, अमेरिका चीन की वैसे ही नहीं बन रही, तो वो थोड़ा नरम पड़ेगा सऊदी अरब के लिए। तो सऊदी अरब अपना गेम खेल रहा है। अच्छा, अब इसको अगर आप ईरान के नजरिए से देखिए कि ईरान को इसमें क्या दिख रहा है भाई, उसका भी अपना कुछ होगा। तो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक हालत खराब है, तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब उसको यह लगता है कि अगर मैं चीन की बात सुन लूंगा तो कल को चीन मेरे काम आएगा, क्योंकि चीन और अमेरिका की तो बनती नहीं है। प्लस दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है, तो कोई तो उसके साथ आ रहा है। इसलिए कुछ समय के लिए इन्हें चीन अपने फायदे दिखाकर साथ ले आया, लेकिन यह ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। आप कह रहे हो कि नेवला और सांप जो है वो हमारे कहने पे दोस्ती कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई? नहीं कर सकते। लेकिन मार्केटिंग चीन पूरी कर रहा है कि देखो हमने करके दिखा दी। अच्छा, चीन जो मार्केट में पैसा फेंकता है खबरें छपवाने के लिए, वो छप रही हैं खबरें धका-धक। अच्छा, आप तस्वीरों से ही समझ जाइए कि ये सब चीन का दिखावा है, क्योंकि इस डील पर दुनिया हैरान है कि कैसे ईरान और सऊदी अरब साथ आ गए। वो डील करवाने के लिए खुद शी जिनपिंग क्यों नहीं गए? और जब ये इतनी बड़ी डील थी तो ईरान और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं डील करने के लिए खुद आए? इतनी बड़ी डील थी कि भाई 10 सालों के दुश्मन जो है वो मिलने जा रहे हैं, तो जो शी जिनपिंग जा रहे हैं मॉस्को वही चले जाते, या दोनों के राष्ट्राध्यक्ष आ जाते। वो नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि डील भरोसेमंद है ही नहीं। जैसे चीन का माल नहीं चलता, उसकी डील क्या चलेगी? चीन पर कोई भरोसा नहीं करता, और ईरान सऊदी अरब फिर नहीं लड़ेंगे, यह हो ही नहीं सकता। मिडिल ईस्ट के देशों की जियोपॉलिटिक्स पहले अमेरिका किया करता था या फिर रूस किया करता था। अमेरिका अभी बेदम है और रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव भारत ने बनाया है। इसलिए चीन बेचैन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत पहले से ही इस रीजन में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच जब अरब देशों के सामने अनाज का संकट आ गया तो मदद किसने की? इंडिया ने। अभी जब टर्की और सीरिया में भूकंप आया तो सबसे पहले मदद किसने भेजी? इंडिया ने। इजिप्ट के राष्ट्रपति को इस साल 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि किसने बनाया? इंडिया ने। जहां के अनाज संकट में भारत ने खूब मदद भी की। जियोपॉलिटिक्स की लोकेशन के हिसाब से इजिप्ट वो देश है जिसका स्वेज कनाल पर कंट्रोल है, और इस कनाल से दुनिया का 12% व्यापार होता है। इस तरह से अभी इजराइल में अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट खरीदा है, जहां चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा था। वैसे तो यह शी जिनपिंग को भी पता है कि उसके कहने पर ईरान और सऊदी अरब दुश्मनी नहीं खत्म करने वाले, ना ही उसके कहने पर यूक्रेन युद्ध रुकने वाला है।
लेकिन चीन फिर भी इन सब में जोर लगा रहा है क्योंकि उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत से रेस करनी है, उसे नरेंद्र मोदी को कॉपी करना है, उसे यह दिखाना है कि जैसे इंडिया लीड कर रहा है चाइना करेगा। इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत और नरेंद्र मोदी की ही तो चर्चा है। G20 देशों की अध्यक्षता भी भारत के पास है। भारत की साख को इस तरह से समझिए कि G20 देशों की अभी जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें अमेरिका के भी विदेश मंत्री आए और रूस के भी विदेश मंत्री आए और दोनों ने 10 मिनट आमने सामने बैठकर बात की। ऐसा यूक्रेन युद्ध के 1 साल में पहले कभी नहीं हुआ, कोई नहीं करा पाया, इंडिया में हो गया। भारत की ताकत आज की डेट में यह है कि अभी G20 का शिखर सम्मेलन सितंबर में होने वाला है और इस सम्मेलन में यह संभव है कि बाइडेन और पुतिन दोनों एक साथ भारत में हों। अगर ऐसा होगा तो यह बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि पुतिन ने पिछले 2 G20 बैठक में हिस्सा तक नहीं लिया था। पुतिन के दफ्तर की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि पुतिन भारत आ सकते हैं। पुतिन के आने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि रूस में हर साल आयोजित होने वाली ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। यह बैठक भी सितंबर में ही होती थी। तो पुतिन के सलाहकार और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के आयोजन ने इस बात की पुष्टि की है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए तारीखों में बदलाव किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन? यही G20। तो पुतिन के आने की तो पूरी संभावना है। बाइडेन आएंगे ही आएंगे। यही सब चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उसने ये कॉपी करने के चक्कर में अरे हमने ईरान और सऊदी अरब में डील करा दी है। आज की डेट में ग्लोबल डिप्लोमेसी में सबसे बड़ा नाम इंडिया है बॉस, भारत। यहां वाले नेता माने ना माने, सच यही है, दुनिया मान रही है। डिप्लोमेसी में तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, साथ ही साथ चीन की दूसरी तरफ से भी घेराबंदी कर दी। इसके लिए आपको पीएम मोदी की डिप्लोमेसी समझनी होगी। 8 से 11 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत दौरे पर रहे। 20 से 21 मार्च को जापान के पीएम भारत दौरे पर आने वाले हैं। मई में क्वाड की मीटिंग होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। अभी इस वक्त क्वाड के 2 मेंबर्स ने एक बड़ी डील की है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच परमाणु पनडुब्बी का समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत के दौरे के तुरंत बाद अमेरिका गए, जहां बाइडेन से उनकी बात हुई। अमेरिका में यूके के पीएम भी आए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके का एक संगठन है जिसका नाम है ऑकस, AUKUS, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इस संगठन के तहत ही परमाणु पनडुब्बी का समझौता हो गया और ऑस्ट्रेलिया को पहली परमाणु पनडुब्बी मिल जाएगी। सबमरीन को लेकर हुई डील के बाद ऑस्ट्रेलिया यूके के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसे अमेरिका अपनी बेहद खास न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देगा। ऑस्ट्रेलिया को यह न्यूक्लियर सबमरीन इसलिए दी जा रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको क्वाड का मैप दिखाया था। वो जरा मैप यहां पे डालिए, क्वाड वाला मैप। जिन लोगों ने नहीं देखा था उनका रिवीजन करा रहा हूं। ये क्वाड का मैप है जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और इधर चीन है। अब आप देखेंगे तो इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है। तो हमने आपको बताया था कि कैसे ये क्वाड जो है वो चीन को पैसिफिक ओशियन में घेरने के लिए, और अगर चीन इंडिया में कुछ करने का कोशिश करे तो ऑस्ट्रेलिया है, इधर इंडियन ओशियन की तरफ, इधर जापान है, इधर अमेरिका है। ये चारों तरफ से उसको घेरने का प्लान है। और इसीलिए जब ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पनडुब्बी आ जाती है तो आप सोचिए इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया की ताकत बढ़ना चीन के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो ये मैप से समझिए, कल को आपसे कोई पूछ लेगा कि अरे ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी मिल ही गई तो क्या हो गया, ये हुआ है। अच्छा, आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है और परंपरागत सबमरीन और इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, सबमरीन 2 तरह की होती है। सबमरीन पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है ना, एक डीजल से चलती है, एक न्यूक्लियर पावर से चलती है। दोनों सबमरीन से न्यूक्लियर हथियार ले जाए जा सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन परंपरागत सबमरीन से अलग होती है। ये वर्षों तक समंदर के अंदर बिना डिटेक्ट हुए रह सकती है, जबकि डीजल पावर से चलने वाली सबमरीन को अक्सर समंदर की ऊपरी सतह पर आना पड़ता है जिससे वो डिटेक्ट हो जाती है। डीजल सबमरीन आकार में छोटी होती है जबकि न्यूक्लियर सबमरीन आकार में बड़ी होती है। न्यूक्लियर सबमरीन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा आता है, इसका मेंटेनेंस महंगा पड़ता है, जबकि डीजल सबमरीन कम खर्चे में चल जाती है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वाली टेक्नोलॉजी और ताकत है। ऐसी सबमरीन अमेरिका के पास है 68, रूस के पास है 29, चीन के पास है 12, यूके के पास है 11, फ्रांस के पास है 8, भारत के पास है 1 और अब ऑस्ट्रेलिया के पास है 1। ऑस्ट्रेलिया 7वां देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी। भारत की सबमरीन पावर के बारे में जब आपको बता रहा हूं
तो ये जानिए कि भारत के पास अभी परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि 15 है और न्यूक्लियर पावर सबमरीन 1 है। इसके अलावा 4 न्यूक्लियर पावर सबमरीन भारत में बन रही हैं, यानी भारत की ताकत और बढ़ रही है इस मामले में। इंडो पैसिफिक में चीन को चुनौती देने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार नेवी को भी मजबूत कर रहे हैं। नेवी के लिए 200 ब्रह्मोस खरीदने के लिए 15,000 करोड़ की डील फाइनल होने वाली। प्रोजेक्ट 75I के तहत नौसेना के लिए नई पनडुब्बी बनाई जा रही है। कुल 25 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। 27 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए डील अगले साल तक हो सकती है। अगले साल तक नेवी के लिए स्पेशल ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो चीन की यही दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी एक तो इंडिया को टॉप पर रखे हुए हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इस वक्त, और दूसरा इंडिया को मजबूत किए जा रहे हैं और इंडिया के साथियों को मजबूत किए जा रहे हैं। चीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई नरेंद्र मोदी ग्लोबल पॉलिटिक्स में चीन को चुनौती दे रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के दबदबे के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं।